हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, सो जस्ट वेलकम इन योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो हमारा चल रहा था डायरेक्ट टैक्स और अभी जो आपको ये चार्ट है बिल्कुल स्मॉल दिख रहा होगा। ये मैंने आपको लिए रखा है आज भी, क्योंकि आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेशन अपना चल रहा था। ओके, डायरेक्ट टैक्सेशन। सो देखिए, एक बार हम इस फ्लो चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम जो है अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ओके, सो कल हम देख रहे थे रेसिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो अपना गिवन है सेक्शन 6 में। ओके, तो सेक्शन 6 में गिवन है, तो इसमें दे रखा है पीरियड ऑफ स्टे। पीरियड ऑफ स्टे से मैंने कल आपको बताया डिटरमाइन होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर वो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा या नहीं रहा। ओके, अगर वो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो 182 मोर देन 182 डेज नहीं रहा, मतलब लेस देन 182 डेज रहा, सो हम लोग देखते हैं उसके अंदर दो कंडीशंस। लेकिन ये दो कंडीशंस हैं सेक्शन 6(1)(c) की, इनका कल मैंने आपको बताया कि एग्जेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है वो दिया गया है टू द इंडिविजुअल्स वो आर लेफ्ट इंडिया। ये दिया गया है यहाँ पे। एक्सेप्शन इज गिवन एक्सेप्शन इज गिवन टू those individuals to those Indian individuals who are living India for employment purpose for employment purpose। इसका कल मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 6(1)(c) का, ये दिया गया है उन व्यक्तियों को जो लेफ्ट कर रहे हैं इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। सेक्शन 6(1)(c) की एक कंडीशन है जिसके अंदर है, अगर आप करंट ईयर में तो प्रीवियस ईयर जो है उसके अंदर आप रहे हो 60 डेज या फिर उससे ज्यादा, या फिर रहे हो 365 डेज या उससे ज्यादा इन द 4 प्रीवियस ईयर, तो आप बन जाते हो रेसिडेंट। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको लेस देन 60 डेज या फिर हो 365 डेज और लेस इन द 4 प्रीवियस ईयर्स, सो फिर आपको दो कंडीशन देखी जाती है। इनके अंदर इनकम है, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकम है आपकी वो है 15 लाख या फिर उससे ज्यादा, सो फिर आपके दो कंडीशन और लगाई जाती हैं। और अगर आप नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आप बन जाते हो नॉन रेसिडेंट। अगर आपकी इनकम है वो आप किसी भी दूसरी कंट्री के, अगर आप रेसिडेंट हो तो आप बनते हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के रेसिडेंट नहीं हो तो आप बनते हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, फिर बात करते हैं सेक्शन, अगर आप रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट भी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो इसके लिए यूज किया जाता है सेक्शन 6(6). उसके अंदर बोला है नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, मतलब कि आप नॉन रेसिडेंट होने चाहिए 9 साल किसी भी प्रीवियस 10 सालों में से, एंड 729 डेज और लेस इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स। 729 डेज या लेस उसमें से आप होने चाहिए किसके अंदर 20 प्रीवियस ईयर 7 प्रीवियस ईयर के अंदर, सो आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन अगर आप रेसिडेंट इन ग्रेटर देन और लेस और इक्वल टू 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स एंड ग्रेटर देन 79 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए अब बात करते हैं अपने आज के लेक्चर की। ये था हम लोगों का कुछ प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन। ओके, सो हम लोग बात करेंगे आज अपने आज के लेक्चर की। सो यस, वी विल स्टार्ट। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे आज क्वेश्चंस की। तो इसमें है राम केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। सो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे रेड पेन से, आंसर लिखेंगे ग्रीन पेन से। ओके, राम केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020 and 21 during the previous year 2020-21। ओके, during the previous year 2020-21 मैं थोड़ा पेज को ओके, during the previous year 2020-21, yes 2021। ओके, सो इसके बाद बोला है during the previous year he stayed in India for during the और एक बिल्कुल हम जो ये देखिए अभी हमने देखा कि रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के केस में हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूं इस समय, ये आपको अपनी मेक श्योर कि आपकी नोटबुक में हो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आपको आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ही स्टेड इन इंडिया
फोर उसके बाद में आप डालिए नंबर फर्स्ट में आप डालिए 50 डेज। नंबर सेकंड में आप डालिए 183 डेज। नंबर थर्ड में आप डालिए 153 डेज। नंबर थर्ड में आप डालिए 153 डेज। ओके, इसके बाद आप लिखिए डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस। इसके बाद आप लिखिए डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 ओके, फॉर द ईयर 2021 to 2022। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। इसके अंदर बोला है राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो इंडिया आया फर्स्ट टाइम। वो इंडिया फर्स्ट टाइम आया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज। अभी देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन 61C की कंडीशन लगाएंगे। तो सेक्शन 61A की कंडीशन हम सबसे पहले लगाएंगे। तो फर्स्ट केस में 50 डेज, तो ये 182 डेज से ज्यादा है कम है? ये सर 182 डेज से कम। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 61A पे, और फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, ये देखिए फर्स्ट टाइम इंडिया आया है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंडिया आया है। सो अगर उसकी 50 डेज है तो इससे पहले क्या वो इंडिया में था? वो नहीं था सर। ओके, सो हम देखेंगे सेक्शन 61C की कंडीशन, जिसमें बोला है लेस देन 60 डेज और लेस देन 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। सो ये है 60 डेज से कम है, 50 डेज से 60 डेज से कम है। सो ये क्या बन जाएगा, ये जो फर्स्ट केस है इसके अंदर बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। ओके, सेकंड केस बोलता है जब ये 183 डेज है, अभी मैंने वो लिखाऊंगा अलग से। सेकंड केस बोलता है 183 डेज, तो सेक्शन 61A है जिसके अंदर बोला है मोर देन 182 डेज इन इंडिया। बिल्कुल ये सेटिस्फाई हो गया। सो 182 डेज, मोर देन 182 डेज ये इंडिया में चला आ गया, तो ये बन जाएगा रेसिडेंट। लेकिन फिर इसको रेसिडेंट को देखना पड़ेगा ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सो ये क्या है, ये 9 नॉन रेसिडेंट है, 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, बिल्कुल ये नॉन रेसिडेंट है। और की कंडीशन है तो हम देखेंगे नहीं, तो ये बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। थर्ड वन अगर अपन बात करें 153 डेज की, सो इस क्वेश्चन में देखिए 153 डेज, तो लेस देन 182 डेज है। इसको फिर हम जब सेक्शन 61A में हमको पता चल गया लेस देन 182 डेज। फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन 61C की कंडीशन, तो उसके अंदर है लेस देन 60 डेज इन इंडिया और लेस देन 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। ओके, ये वाली कंडीशन मीट हो गई। अब हम चेक करेंगे सेक्शन 61A की कंडीशन। अगर आपको समझ में नहीं आ रही सेक्शन वगैरह में क्या बता रहा हूँ, तो आप हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है, जो रेसिडेंशियल स्टेटस का फर्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर मैंने फ्लो चार्ट बनवाया है, उसके अंदर आपको लिखा रखे हैं। सो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक के सामने रखिए, ताकि आप मेरी चीजों को नोट कर सको कि मैं किधर से क्या क्या बता रहा हूँ। सो हम चलते हैं सेक्शन 61A पे। उसमें एक केस कंडीशन होती है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है क्योंकि सिर्फ फर्स्ट टाइम आया है, तो नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया मानते हैं, उसको नॉन रेसिडेंट में हम ले आएंगे। ओके, अभी ये पेज की तरफ से कोई थोड़ी सी दिक्कत हो गई, 1 मिनट। यस, हम लोग यहाँ पे थे। ओके, सो ये जो थर्ड वाला केस है इसमें बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो अभी देखिए आपको आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो आपको सबसे पहले डालना है नंबर 1। सबसे पहले आप लोग डालोगे नंबर 1। अभी मैंने बताया था हम आंसर लिखेंगे, वो लिखेंगे हम ग्रीन पेन से। ओके, तो सबसे पहले आप डालोगे नंबर 1। ओके, इसमें आप लिखोगे राम स्टेड इन इंडिया। राम स्टेड इन इंडिया। राम स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज। in the relevant previous year. In the relevant previous year. Hence, he does not satisfy any of the condition. Hence, he does not satisfy any of the conditions prescribed under section 6 subsection 1 of the act. Hence इसका क्या लिखिए, hence he is a non-resident
he is a known resident for previous year, for previous year 2020 to 2021। बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि राम स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज, मतलब जो सेक्शन 61A है उसके अंदर लेस देन 182 डेज वाली कंडीशन में आ जाएंगे। हैंस ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, क्योंकि 50 डेज है। फिर सेक्शन 61C पे जब अपन आएंगे तो उसके अंदर 60 डेज की कंडीशन है, तो वो भी फॉलो नहीं हो रही है। सो ये क्या बन जाएगा, सीधा नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, जब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन नंबर सेकंड, जिसके अंदर आप लोग लिखेंगे सेकंड नंबर डाल के 183 डेज स्टे इन इंडिया, 183 डेज स्टे इन इंडिया, 183 डेज स्टे इन इंडिया। ओके, अभी आपको फिर क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है। ये मैं सिखा रहा हूँ कि आपको आपका आंसर है वो कैसे प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। ये जब आप क्वेश्चन अपने अपना जो नोटबुक हो गया, आपकी नोट्स नोटबुक, उसके अंदर जब आप लोग लिख रहे होंगे तो आप लोग साथ साथ ये भी लिखते हुए चलना है जो मैं भी लिखा रहा हूँ आपको। सो ओके, 183 डेज स्टे इन इंडिया, तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे इन केस राम स्टेज इन इंडिया फॉर, इन केस राम स्टेज इन India, Ram stays in India for 183 days, for 183 days in the relevant previous year, in the relevant previous year, he satisfies the condition, he satisfies the condition prescribed under section 6 subsection 1 under section 1A. Hence Sam is a resident, hence Ram 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 is a resident for the previous year, for the previous year 2020 to 2021। ओके, ये आ गया। अब हम लिखेंगे as per section 6 subsection 6 section 6 subsection 6 of the act, if a resident was a non-resident, if a resident was a non-resident in 9 out of 10 years, in 9 out of 10 years preceding the relevant previous year, preceding the relevant previous year, then he became a not ordinary resident, Okay, in our case, the Ram has visited India. Ram has visited India. In our case, Ram has visited India for first time. Hence, इसके बाद हम लिखेंगे hence he satisfied the condition. He satisfied the condition given under section 6 subsection 6. Therefore
Ram, therefore Ram is a not ordinary, therefore Ram is a not ordinary, therefore Ram is a not ordinary resident for previous year, not ordinary resident for previous year, for previous year 2020 to 2021, 2020 to 2021। अभी देखिए आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या है, बोरिंग सा फील हो रहा है, अभी हम लोग तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर ही आंसर लिख रहे हैं। तो देखिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने आपको नहीं बताया, आपको मैंने फ्लो चार्ट समझा दिया, तो आप लोग करेंगे क्या पता है, एग्जाम में आप लोगों को दिखा 183 डेज स्टे इन इंडिया, आपको आंसर मिल गया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप सीधा लिखेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके चलो जी, दूसरी बात, अगर इस बात को भी हम साइड छोड़ दें, दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको ये नहीं लिखाऊंगा, आप लोग जो अपनी जब रिवीजन में आओगे सब आप लोग प्रैक्टिस कहां से करोगे, आप लोग कैसे देखोगे कि रिवीजन कैसे करना है, क्या कैसे करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना आंसर का। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए 6 क्वेश्चंस, और 6 के 6 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और लिखेंगे इसके अंदर बोला है इन केस मतलब इस केस के अंदर राम स्टेज इन इंडिया फॉर 183 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब कि वो 183 डेज इंडिया में रहता है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर। ओके वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर 183 डेज रहता है। ही सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 61A, तो 61A की सेटिस्फाई कंडीशन करता है वो, हेंस राम इज ए रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। हमको पता चल गया राम रेसिडेंट है, लेकिन फर्दर हम देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, if a resident is a non-resident in 9 out of 10 preceding the relevant previous year, then he become a not ordinary resident। हमको पता है कि अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि अगर कोई रेसिडेंट है वो नॉन रेसिडेंट है 9 out of 10 preceding relevant previous years, then he become a not ordinary resident। In our case, Ram has visited India for first time, hence he satisfy the condition given under section 6 subsection 6, therefore Ram is a not ordinary resident for the previous year 2020-21। अभी देखिए राम बेचारा पहली बार इंडिया आया है इससे प्रीवियस ईयर 2020-21 में, तो 2000 प्रीवियस ईयर 2020-21 में, सो क्या उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी कि राम वो 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट, बिल्कुल हो पाएगी। तो राम क्या बन जाएगा, राम बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके अभी चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही लिखा दिया, अभी हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट्स। ओके थर्ड पॉइंट में आप लोग लिखेंगे थर्ड है 153 डेज स्टे इन इंडिया, 153 डेज स्टे इन इंडिया, 153 डेज स्टे इन इंडिया। ओके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सर, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ये देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, इनके आंसर तो शुरू में बता दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन कैसे हुआ। इन केस राम स्टेज इन इंडिया फॉर 153 डेज, इन केस Ram stays in India for 153 days. For 153 days, he does not fulfill the residency condition. He does not fulfill the residency conditions. He does not fulfill the residency condition given under section 6 subsection 1A. Okay, however the additional condition given in section 6 subsection 1C is also to be checked in this case, okay, is also to be checked in this case। इसका नाम लिखेंगे although Ram was in India for more than 60 days, although Ram
was in India, although Ram was in India for more than 60 for more than 60 for more than 60 for more than 60 days for more than 60 days, but he was not in India but he was not in India for but he was not in India for 365 days in preceding four financial years in preceding four financial years. Therefore 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 condition 6 therefore condition 6 subsection 6 1c 61c is not met. इसका नाम लिखेंगे therefore Ram is a non resident in this case. therefore Ram is a non resident in this case. ओके ये अपनी थर्ड कंडीशन का भी जो आंसर प्रेजेंटेशन है वो आप कैसे करना है ये मैंने आपको बताया. इस केस में क्या है, देखिए इस केस में है कि इन दिस केस राम स्टेज इन इंडिया फॉर 153 days, सो इट डज नॉट फुलफिल द रेसिडेंसी कंडीशन गिवन अंडर सेक्शन 6 एक्सेप्शन 1A. मतलब कि राम जो है वो 153 डेज स्टे कर रहा है. सो वो जो फर्स्ट अपनी कंडीशन थी जिसके अंदर हम देखते थे 182 डेज वो फुलफिल नहीं हुई. हाउएवर द एडिशनल कंडीशन गिवन इन सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 1C इज आल्सो टू बी चेक्ड. उसका देखिए अभी ये नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, लेकिन नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में भी हमने दो कंडीशन देखी थी जिनके अंदर से क्या है, राम वाज इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज. 60 डेज से ज्यादा तो है, बट ही वाज नॉट इन इंडिया फॉर 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स. लेकिन वो 365 दिन के लिए फॉर जो लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स थी उनके अंदर 365 दिन इंडिया में नहीं था, क्योंकि ये क्या है, ये एक नॉन रेजिडेंट है. Therefore condition 616C is not met. Therefore नाम इसे नॉन रेजिडेंट इन दिस केस. ओके, अभी मैं लेके चलता हूं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 2. सो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. सो अगेन क्वेश्चन विल बी रिटन विद द रेड पेन. क्वेश्चन नंबर 2 है अमित ए ब्रिटिश नेशनल अमित a British national comes to India for the first time. Comes to India for the first time during for the first time during financial year 2016 to 17. Okay, during the financial year 2016-17 during the financial year 2016 to 17 is the financial 2016-17 17-18 1 मिनट 17-18 हम लिखेंगे 2017-18. इसके बाद हम लिखेंगे 2018-19. इसके बाद हम लिखेंगे 2019-20 एंड 2020-21 एंड 2020-21. ओके, he was in India for 55 days. He was in India for 55 days. उसके बाद हम लिखेंगे 60 डेज. 60 डेज के बाद हम लिखेंगे 80 डेज. 80 डेज के बाद हम लिखेंगे एंड 160 डेज एंड 160 डेज. ओके, एंड 160 डेज एंड 70 डेज रेस्पेक्टिवली एंड 70 डेज रेस्पेक्टिवली. Okay, respectively determine his residential status for the assessment year. Determine
determine his residential status, determine his residential status for the assessment year, for the assessment year, for the assessment year, for the assessment year 2021 to 22, 2021 to 22. ओके, अभी देखिए एक कोट आपको मैं इसी बीच मेरे को याद आ रहा था तो मैं सोचा बीच में बता दूं आपको। एक कोट होता है द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपको परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस को तो जो है वो रेगुलर करना ही पड़ेगा। सो इसीलिए चलिए मैं ज्यादा कुछ तो इसके बारे में नहीं बोलता, आप लोग समझ गए हैं कि प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एक कोट बोला है। सो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। तो चलिए इस प्रैक्टिस को ही हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर जो झोल है ना, जो पूरा चैप्टर के अंदर, वो इंडिविजुअल के अंदर ही है। HUF हो गया, फर्म हो गया, इनके तो एक एक दो दो चीजें हैं जो कंडीशंस जो मैं आपको एक बार बताऊंगा और आप लोग फट से समझ जाओगे। तो क्वेश्चन जो ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं वो इंडिविजुअल से आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट। सबसे पहले हम करेंगे इसके लिए हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, इसके आंसर में हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंसी स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ मिस्टर अमित फॉर previous year 2021 2020 to 21, 2020 to 21, that is assessment year 2021 to 22, 2021 to 22। ओके, इस ये लाइन लिख के आपको कर देना इसको अंडरलाइन। ये चीज लिख के आपको इसको क्या कर देनी है, आपको इस लाइन को कर देनी है अंडरलाइन। ओके, इसका मतलब है कि हम जो अब नीचे करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटेशन करने वाले हैं रेसिडेंसी स्टेटस किसका, मिस्टर अमित का, फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 या फिर कह लो असेसमेंट ईयर 2021 to 22। ओके, सो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना है पीरियड ऑफ रेसिडेंसी इन period of residency in previous year 2020 to 21 is 70 days, which is more than the stipulated time period of 60 days, stipulated time period of 60 days, which is more than the stipulated होता है जो given होता है, जो अकॉर्डिंग टू द रूल होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज। ओके, इसके बाद लिखना है बट पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द preceding for previous years, during the preceding for previous years और उसके बाद में बना देना आपको 2 डॉट और फिर आपको लिखना है नीचे। इसके बाद में आपको बनानी है एक टेबल छोटी सी, जिसके अंदर एक तरफ लिखना है आपको फाइनेंशियल ईयर्स और एक तरफ आपको लिखना है स्टे इन इंडिया। फिर देखिए मैं आपको इसको समझाऊंगा, आप लोग एक बार इतना कर लीजिए। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे अपनी जो है 16-17, उसके बाद हम लिखेंगे 17-18, उसके बाद हम लिखेंगे 18-19, फिर हम लिखेंगे 19-20। ओके, ये स्टे इन इंडिया है 55, ये 60, ये 80, ये 160, मतलब कि टोटल हो गया
टोटल हो गया 355 डेज, 355 डेज, जो कि है जो कि है जो कि है लेस देन 365 डेज, जो कि है लेस देन 365 डेज। ओके, सो हम नीचे लिखेंगे सिंस, सिंस इसका तो समझाऊंगा पूरा, एक बार आप इसको लिख लीजिए। सिंस अमित वॉज इन इंडिया फॉर लेस देन 365 डेज, अमित वॉज in India, Amit was in India for less than 365 days, for less than 365 days, was in India for less than 365 days in the preceding four financial years, in the preceding four financial years, in the preceding four financial years, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया। he doesn't meet the condition of section, so he doesn't meet the conditions of section 6 subsection 1c। okay, therefore Amit is a non-resident. Therefore, Amit is a non-resident. Non-resident in assessment year. In assessment year 2021 to 22. 2021 to 22. Okay. ये रहा आपका आंसर। सो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर? इसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि अमित जो कि है ब्रिटिश, वो आता है इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 में वो कितना रहा सर? वो रहा सर 55 डेज। 17-18 में 60 डेज, 18-19 में 80 डेज, 19-20 में 160 डेज और 20-21 में 70 डेज। डिटरमाइन हिज रेसिडेंसी स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अब ये क्वेश्चन देख के आपको एक अंदाजा पहले से लग जाना चाहिए, आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि इसके अंदर आपको डाटा दे रखे हैं 5 ईयर्स के, मतलब कि ये होगा रेसिडेंट, और रेसिडेंट में फिर इसका पड़ेगा जोन पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ मिस्टर अमित फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21। इसका मतलब है असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, सो इसके अंदर देखिए आपको पता है कि ये 182 डेज वाला कंडीशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीवियस ईयर 2020-21 का फाइंड आउट करना है और उसके अंदर ये इंडिया में था 70 डेज। सो हम लोग आ जाएंगे सेक्शन जो अपना है 6 सबसेक्शन 1A की कंडीशन, इसके अंदर फर्स्ट वाली मीट नहीं होगी। सो हम आ जाएंगे सेकंड कंडीशन के अंदर जो कि है लेस देन 182 डेज इन इंडिया। फिर उसके अंदर क्या है, वो होना चाहिए लेस देन 365 डेज इन द फॉर प्रीवियस ईयर। फॉर प्रीवियस ईयर में वो लेस देन 365 डेज भी होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये 355 डेज है, तो ये है लेस देन 365 डेज इन इंडिया। ओके, तो इसके अंदर लिख रखा है पीरियड ऑफ रेसिडेंसी इन 2020-21 इज 70 days which is more than the stipulated time period of 60 days, but period of stay during the preceding 4 previous year। 4 previous year का हम देख रहे हैं, तो वो आ रहा है less than 365 days। Since Amit was in India for less than 365 days in the preceding 4 financial years, so it does not meet the condition of section 6(1)(c)। तो section 6(1)(c) की जो conditions है वो meet नहीं की, therefore Amit is a non-resident in the assessment year 2020-21। Okay, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने अभी देखा वो भी आपका बिल्कुल कंप्लीट है। अभी इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसके बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसके बाद में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो हम लोग लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो वी विल जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो बोलता है मिस कपिल, मिस को है मिस करीना, मान लीजिए आप मिस करीना KARINA, सॉरी मिस करीना है KARINA, एन इंडियन सिटीजन left India for first time
on 1st April 2020, on 1st April 2020, for joining job in Tokyo, for joining job in Tokyo, for joining job in Tokyo. She came to India on she came to India on 11th October 2020, on 11th October 2020, for only 190 days. Determine the residential status. Determine the residential status. For previous year 2020-21, for previous year 2020-21. अभी देखिए, इस क्लास के जब शुरू हुई थी ये क्लास, तभी मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेप्शन है, सो वो है सेक्शन 61C, कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड टू दोज पर्संस हु लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। सो ये आपके जो पेज, हर पेज के ऊपर जो आपके लाइन होती है उसके अंदर आप लिख लीजिए कि सेक्शन 61C कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड टू दोज पर्संस हु लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ, ये एक्सेप्शंस की जो कंडीशंस है वो थोड़ी सी बड़ी है, उनको भी हम वाइड में समझेंगे, लेकिन अभी जो ये अपना जो अभी के जो इलिस्ट्रेशंस में आपको दे रहा हूँ, ये ऐसे ही दे रहा हूँ कि इस कंडीशन जो मैंने आपको एक बताया है, एक एक्सेप्शन, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए, हम लिखेंगे इसके अंदर ग्रीन पेन से। ओके, हम करते हैं अपना आंसर नंबर 3 स्टार्ट। सो आंसर नंबर 3 में हम लिखेंगे सबसे पहले, आंसर नंबर 3 हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंसी स्टेटस, computation of residency status of Miss Karina for financial year 2020-21। इसके बाद में आपको बना लेना है एक एरो का निशान, और जैसे आप हर क्वेश्चन में करते हैं, इस वाली लाइन को आपको कर लेना है अंडरलाइन। ओके, आई होप कि आप सभी लोग ये जो क्वेश्चन है अपने साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख रहे होंगे, वरना अगर आप सुनते जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो गाइस, बी अटेंटिव, आपको ये जो क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में साथ साथ करते हुए चलना है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे मंथ, और उसके बाद में आप लिखेंगे पीरियड ऑफ स्टे, मंथ, और यहाँ पे आप लिखेंगे पीरियड ऑफ स्टे, मंथ और पीरियड ऑफ स्टे। तो इसके अंदर आपको 7 मंथ जो है वो आपको देखने हैं। 7 मंथ आपको क्यों देखने हैं, उनका भी मैं आपको एक रियल टाइम उसका एक रीजन बताऊंगा। वो इसलिए देखने हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, वो फर्स्ट टाइम कब आई है, 1 अप्रैल 2020 को आई है, और 2021 का आपको देखना है। और सी केम टू इंडिया, फिर वो चली गई है ज्वाइनिंग 1 अप्रैल 2020, वो चली गई, मतलब कि जो अपनी 1 अप्रैल है उसको वो चली गई, और वो वापस आई 11 अक्टूबर 2020 को फॉर ओनली 190 डेज। सो देखिए, अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि 190 डेज क्या बैठ रहा है क्या अपने हिसाब से। सो हम लोग बनाएंगे अप्रैल से, क्योंकि वो मार्च को गई है, तो अप्रैल 2020 से हम देखेंगे अप्रैल 2020, मार्च, अप्रैल के बाद हम देखेंगे सीधा अक्टूबर, क्योंकि वो अप्रैल में तो चली गई, तो फिर हम देखेंगे अक्टूबर। सो अक्टूबर 2020, क्योंकि वो अक्टूबर में आई है, ये जो ईयर एंड होगा ये होगा। इसके बाद हम सीधा देखेंगे मार्च तक, तो अक्टूबर के बाद नवंबर 2020, नवंबर के बाद हम देखेंगे दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, एंड देन मार्च 2021। ओके, सो ये वाली ईयर्स का हम डाटा देखने में
ये जो डाटा है अपने को दिया हुआ है। सो आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन के अंदर अप्रैल 2020 वो कितने दिन रही, वो फर्स्ट एक दिन गई है। सो मैंने पिछली लाइनों में आपको लिखवाया था कि अगर वो एक दिन के लिए भी जाती है तो पूरा पूरा जो 1 डे है या फिर मान लीजिए 1 आवर है, और जो जाने और आने का समय वो दोनों के दोनों एक एक दिन गिने जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 2020 में 1 डे, अप्रैल 2020 में कितना दिन आएगा, 1 डे आएगा। अक्टूबर 2020 में 21 डेज है, बताया हुआ है। वो कब आई इंडिया, अक्टूबर में आई 2020 में। सो शी केम टू इंडिया ऑन 11 अक्टूबर 2020। सो 11 अक्टूबर को वो वापस आ गई। 31 11 अक्टूबर को, मतलब कि 11 अक्टूबर भी काउंट होगा और 31 डेज होते हैं अक्टूबर में। सो 21 डेज बचेंगे। नवंबर में बचेंगे 30 डेज, नवंबर में बचेंगे 30 डेज। दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी 2021, इसमें आपको लीप ईयर का बड़ा ध्यान रखना होगा। सो क्या 2021 है, लीप ईयर है, नहीं है, तो ये आ जाएगा 28 डेज। और जो मार्च है इसमें आप लिखेंगे 31 डेज, 31 डेज कंप्लीट डेज। सो जब आप इसका टोटल करोगे, इसका टोटल, सो इसका टोटल बैठेगा आपका टोटली ये जो है आपका बैठेगा 173 डेज, 173 डेज बैठेगा। मतलब कि इसका मतलब है कि अक्टूबर से 1 से 90 डेज स्टे। सो एक डे ऑफ अक्टूबर विल नॉट बी काउंटेड। इसके अंदर अगर इसका टोटल देखेंगे तो ये अक्टूबर के अंदर जो फर्स्ट डे है ना, ये अक्टूबर के अंदर जो फर्स्ट डे है, यहां से आप लिख लीजिए यहाँ पे, यहां से 190 डेज है, 190 डेज। सो तो 1 डे काउंट नहीं होगा, 1 डे काउंट नहीं होगा। यहां से 190 डेज है। सो हम अक्टूबर का जो फर्स्ट डे है इसको हम छोड़ देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। सो ये क्या है, ये 173 डेज है, तो ये कम है किससे, 182 डेज से, 182 डेज से क्या कम है, बिल्कुल ओके। सो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 की अगर हम बात करें तो ये है 173 डेज माइनस 1 डे। मैंने आपको बताया कैसे होगा। सो 172 डेज, 172 डेज क्यों है, ये 1 डे का मैंने बता दिया आपको मैटर क्या है। सो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 190 डेज, हमारे अकॉर्डिंग 172 डेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो 18 डेज जो है ना वो नेक्स्ट ईयर में रहा है, वो 18 डेज जो है ना वो करीना वो नेक्स्ट ईयर में रही है। ओके, सो हम इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे इन दिस इंस्टेंट केस, इन दिस इंस्टेंट केस, इन दिस इंस्टेंट केस मिस्टर करीना, मिसिस करीना, in this instant case Mrs. Karina doesn't satisfy the condition, doesn't satisfy the condition specified under section 6 subsection 1a. Therefore she qualifies as a non-resident. Therefore she qualifies as a non-resident. Okay, since आप लिखेंगे since she lives India for employment outside India, for employment outside India, the condition is specified in section, the condition is specified in section, the condition is specified in section 6(1)(c) is not applicable to her, इसका मतलब देखिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा है मिस करीना जो है वो अप्रैल में रही 1 डे, फिर अप्रैल के बाद वो चली गई, अक्टूबर 2020 में वापस आई और वो 11 अक्टूबर को वापस आई। टोटल 31 डेज होते हैं। सो जब वो आई वो दिन भी हम काउंट करेंगे। तो जब आप 31 में से जब आप 11 निकालोगे तो ये बच जाएगा
20 डेज, और एक डेज जब वो वापस आई वो गिनेंगे तो 21 डेज हो जाएंगे। नवंबर पूरा पूरा रही 30 डेज, दिसंबर 2020 पूरा पूरा 31 डेज, जनवरी 2021 में वो रही 31 डेज, फरवरी 2021 में वो रही 28 डेज, और मार्च 2021 में वो रही 31 डेज। टोटल हो गए 173 डेज। सो अक्टूबर जो है ये 1 डे से 190 डेज है, तो 1 डे अक्टूबर का वो काउंट नहीं होगा। सो 173 डेज है, लेस देन है 182 डेज। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 में हो रही 173 डेज माइनस 170 डे 172 डेज। 1 डे मैंने आपको बता दिया क्यों कम होगा। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो रही 190 डेज, तो 190 माइनस 172 इज इक्वल टू 18 डेज। सो 18 डेज जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 में हो रही है। ओके, in this instant case Mr. Karina doesn't satisfy the conditions specified under section 6 subsection A 61A। तो 61A जो 182 जो अपना सेक्शन 61A है जो अपने को बताता है 182 डेज वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करती। सो देयरफॉर शी क्वालिफाइज एज अ नॉन रेजिडेंट सिंस शी लिव्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 616 इज नॉट एप्लीकेबल टू हर। तो जो एम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं उनके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जो दो कंडीशंस और होती है 60 डेज और एक 60 डेज से आगे वाली, वो वाली कंडीशंस इन लोगों के लिए क्या नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हैं। और जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है सर एक्सेप्शन। ओके सर, समझ गए बिल्कुल बात। सो अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर मैंने आपको बताया टोटल 6 एग्जाम्पल है मेरे पास। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए आप लोग सोच रहे हो इतना लिखा क्यों रहे हो, तो देखिए आपकी अगर अंगुली में दर्द हो रहा है लिखते हुए तो मैं भी लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी किसी सॉफ्टवेयर से लिख रहा हूँ, मैं भी अपने हाथ से ही लिख रहा हूँ। सो हमको लिखना चाहिए, जितना हम लिखेंगे उतना हमको रिमाइंड रहेगा। तो इसमें बोला है मिस्टर वाई एज्ड 19 ईयर्स। मिस्टर वाई एज्ड 19 ईयर्स। मिस्टर वाई एज्ड 19 ईयर्स। मिस्टर वाई जिसकी एज है 19 ईयर्स, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है इससे, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम on 1st April 2022 on 1st April 2020 Mr. Y age 19 years left India for the first time in May 31st सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया on 1 मिनट on के बाद हम लिखिए on May 31 2020 on May 31 2020 determine his residential status determine his residential status for the previous year 2020-21 if condition number A, he left India for employment purpose. He left India for employment purpose. Number second is he left India on world tour. He left इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर। मतलब कि इसके अंदर आपको बताना है, इसके अंदर आपको दो कंडीशंस पूछी है और इसके अंदर बताया मिस्टर वाई जिसकी एज है 19 ईयर्स, वो छोड़ता है इंडिया को फर्स्ट टाइम किस दिन 31 मई 2020 को। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या हमको पूछा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 इफ ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और ही लेफ्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड टूर। ओके, सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे, हम लोग लिखेंगे वही अपना ग्रीन पेन से। सो हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 4। इसके अंदर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर वाई फॉर फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, 2020-21, ओके। और इसको आप लोग कर देंगे अंडरलाइन। जिस पेन से आप अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो फिर आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम ही पेन यूज कर रहे हैं, कई कई फ्रेंड्स होते हैं जो ओनली ब्लू पेन का यूज करते हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हेडिंग है, क्या क्वेश्चन का टाइटल दिया हमने, तो उनको क्या कहते हैं, वो उनको क्या करना है, उनको किसी दूसरे कलर के पेन से अंडरलाइन कर लेनी है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे, और फिर आपको लिखना है मंथ, मंथ MNT मंथ। उसके अंदर आपको लिखना है पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे और मंथ। और फिर आपको बना लेनी एक लाइन बीच में, दोनों के बीच से, ओके। सो यहाँ पे आपको लिखना है मंथ, मंथ इसके अंदर होंगे दो सिर्फ, अप्रैल और मई, क्योंकि इसके लिए बोला है कि वो इंडिया को लेफ्ट करता है फर्स्ट टाइम मई 31 2020 में। सो वो एक तो मई में रहा होगा और एक अप्रैल में रहा होगा, 31 मई को तो वो लीव भी कर देता है। तो अपनी जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है वो होती है 1 अप्रैल। सो एक तो वो रहा होगा अप्रैल 2020 में, तो हम लिखेंगे अप्रैल 2020, और उसके बाद हम लिखेंगे मई 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020। इसके अंदर आप लिखेंगे 30 डेज, इसके अंदर आप लिखेंगे 30 डेज, और इसके अंदर आप लिखेंगे 31 डेज, ओके 31 डेज। इसके बाद आप लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे टोटल, टोटल कितना आ रहा है, टोटल इसका आ रहा है सर 61 डेज, 61 डेज, ओके सर, टोटल आ रहा है 61 डेज। अब देखिए जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए लेफ्ट करेगा, उसमें उसको मिलेगा एग्जेप्शन, और जो मिलेगा वो सेकंड वो जब वर्ल्ड टूर, उसके अंदर उसको एग्जेप्शन नहीं मिलेगा। सो हम लिखते हैं सिचुएशन फर्स्ट, अभी हम नंबर डालते हैं सिचुएशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन फर्स्ट। तो सिचुएशन फर्स्ट के लिए हम अपना आंसर लिखेंगे। सिचुएशन फर्स्ट में हम लिखेंगे ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ये हम एक अपनी हेडिंग सी बना लेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने देख लिया है कि वो इंडिया जो उसने छोड़ी है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ी है। अब नीचे से आप लिखिए इन दिस केस, in this case the condition of section, the condition of section 6 subsection 1 C is not to be analyzed. Therefore as per section 6 1A, therefore as per section 6 subsection 1A, Mr. X becomes a non-resident. Mr. X becomes a non-resident. Mr. X becomes a non-resident. Okay. Since his period of stay in India was less than 182 days, in previous year 2020-21, in previous year 2020-21, ओके। इसमें बोला इसने कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए छोड़ता है तो इन दिस केस जो सेक्शन 6(1)(c) की जो कंडीशंस है वो तो हमको एनालाइज करनी नहीं, क्योंकि उससे तो इसको अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए लेफ्ट कर रहा है तो उसको मिल जाएगा एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन केस हो जाएगा ये। तो देयरफॉर एज पर सेक्शन 6(1)(a) मिस्टर एक्स बिकम्स अ नॉन रेसिडेंट, क्योंकि उसका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो लेस देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2020-21, ओके। सेकंड कंडीशंस अपनी जो थी वो थी, तो अभी चलते हैं अपनी सेक्शन कंडीशन नंबर सेकंड पे। सो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में आप लिखेंगे ही लेफ्ट फॉर वर्ल्ड टूर, अगर उसने वर्ल्ड टूर के लिए लेफ्ट किया तो सो ये आपकी बन जाएगी एक हेडिंग, ही लेफ्ट फॉर वर्ल्ड टूर। इसमें आप लिखेंगे इन दिस केस द कंडीशन ऑफ सेक्शन,
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A is not satisfied, is not satisfied, is not satisfied, इस केस में उसको किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन केस नहीं माना जाएगा, इसको सेटिस्फाइड। however section 6 subsection 1C is to be analyzed, is to be analyzed, okay, as per section 6 1C, as per section 6 1C, he was in India for more than he was in India for more than 60 days, and also for more than 365 days, and also for more than 365 days, and also for more than 365 days in preceding 4 financial years, in preceding 4 financial years, okay, therefore he becomes a resident, therefore he becomes a resident, okay, therefore he becomes a resident as per, अब इसके बाद में आप लिखेंगे as per section 6 subsection 6 Mr. X will be classified, okay, Mr. Y will be classified, Mr. Y will be classified as an ordinary resident, since he was a resident for past 10 financial years, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि ही लेफ्ट फॉर वर्ल्ड टूर, अगर वो वर्ल्ड टूर के लिए लेफ्ट कर रहा है तो सो इन दिस केस, इस केस के अंदर द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1)(a) इज नॉट सेटिस्फाइड, हाउएवर सेक्शन 6(1)(6) इज टू बी एनालाइज्ड। इसका ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन वो सेक्शन 6(1)(a) वाली जो कंडीशन है, जो लेस देन 182 डेज वाली है, वो इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो फिर हम चेक करेंगे सेक्शन 6(1)(c) की 60 डेज और 365 डेज वाली। सो ही वाज इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज एंड आल्सो फॉर मोर देन 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स, देयरफॉर ही बिकम्स अ रेजिडेंट। तो वो बन जाता है रेजिडेंट, क्योंकि वो यार कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है कि वो मोर देन 60 डेज भी था और मोर देन 365 डेज भी था इन द प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स। सो फिर हम चेक करेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, as per section 6 subsection 6 Mr. Y will be classified as an ordinary resident since he was a resident for past 10 financial year। तो उसके अंदर एक क्या है, 2 out of 10 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर वो रेसिडेंट होना चाहिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर। तो मिस्टर वाई को हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे उसको एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो फ्रेंड्स, आज की जो अपनी क्लास थी ये हो चुकी है तकरीबन 1 आवर की। सो अभी हमारे हिसाब से इस क्लास को यहीं पे एंड करना सही रहेगा। सो आज हम लोगों ने किया इलिस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलिस्ट्रेशन नंबर 4, और इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, अपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसके लिए बोलना है, वो सारी चीजें हमने सीखी। सो अगर आपको इस सेशन में कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, अगर आपको कोई डाउट हो। अदरवाइज अवर CMA फैमिली ऑन टेलीग्राम चैनल इज वेटिंग फॉर यू, ईगरली वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन। सो आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, और वैसे भी आप उसको टेलीग्राम पे सर्च करके भी देख सकते हो। अगर आप उसको सर्च कर रहे हो तो CMA लिखिए आप, CMA आप मत भूलिए .अड्डा, फिर जो उसके अंदर बहुत सारे चैनल्स दिखाएंगे या फिर एक दिखाएगा, तो उसको आप मैच कर लीजिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो वाला लोगो और उस चैनल का लोगो बिल्कुल सेम है। सो टिल दैट एंजॉय, थैंक यू, ओके।